हेलो स्टूडेंट्स। तो आज देखेंगे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यहाँ किसी तरह का कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट नहीं है, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको बताया गया था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार सेंट्रल मेटल एटम और आयन और लिगेंड एक पॉइंट चार्ज है और इन पॉइंट चार्ज के बीच प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। इट मींस कूलम्बिक फोर्स है, जस्ट लाइक आयनिक बॉन्ड है। सेंट्रल मेटल आयन के रूप में जब होते हैं और लिगेंड जब आयन के रूप में होते हैं, इट मींस लिगेंड जनरली एनायन होता है और सेंट्रल मेटल जनरली केटायन के रूप में जब होता है, तो वहां पर ये बात तो बहुत ही एक्सेप्टेड लगता है कि सेंट्रल मेटल केटायन के रूप में है और एनायन के रूप में लिगेंड जब है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन जब सेंट्रल मेटल एटम न्यूट्रल एटम के रूप में होते हैं इन द कॉम्प्लेक्स और लिगेंड भी जब न्यूट्रल होते हैं, तो जितने भी लिगेंड न्यूट्रल होते हैं उसमें एक डाइपोल एग्जिस्ट करता है और डाइपोल में दो एंड होते हैं, एक एंड नेगेटिव एंड और दूसरा एंड पॉजिटिव एंड। तो नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल और सेंट्रल मेटल एटम का न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज होता है, यह दोनों भी एज लाइक पॉइंट चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। इट मींस कूलम्बिक फोर्स एग्जिस्ट करता है नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल ऑफ द लिगेंड एंड न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स। तो चाहे वो न्यूट्रल लिगेंड हो, चाहे वो एनायनिक लिगेंड हो, चाहे वो न्यूट्रल मेटल एटम हो, चाहे वो मेटल एटम कैटायन के फॉर्म में हो, वहां पर प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है और इसी प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कॉम्प्लेक्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सेंट्रल मेटल एटम के पास जब लिगेंड अप्रोच करते हैं एक्सिस से, क्योंकि एक्स वाई और जेड एक्सिस से जब लिगेंड अप्रोच करेंगे, इट मीन 6 लिगेंड जब अप्रोच करेंगे, 2 लिगेंड एक्स एक्सिस से अप्रोच करेंगे, 2 लिगेंड वाई एक्सिस से अप्रोच करेंगे और 2 लिगेंड जेड एक्सिस से सेंट्रल मेटल के पास अप्रोच करेंगे। ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें एक्स एक्सिस से 2 लिगेंड अप्रोच करते हैं, वाई एक्सिस से 2 लिगेंड अप्रोच करते हैं और जेड एक्सिस से जब 2 लिगेंड अप्रोच करते हैं, ये सभी लिगेंड आपको एक्स वाई और जेड एक्सिस से अप्रोच करते हैं। तो आपको पता है कि डी ऑर्बिटल्स का कुछ टाइप होता है जो एक्सिस में उनके लोब होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये एक्सियल होते हैं। इनके लोब्स डी जेड स्क्वायर का लोब जेड एक्सिस में और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का लोब एक्स और वाई एक्सिस में प्रेजेंट होता है। तो एक्सियल ऑर्बिटल जब एक्सिस से लिगेंड अप्रोच करते हैं तो एक्सियल ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल्ड हो जाता है और जब ये ज्यादा रिपेल्ड होते हैं तो इनका एनर्जी बढ़ जाता है, जबकि नॉन एक्सियल ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड होते हैं, इनके लोब एक्सिस में नहीं होते, एक्सिस के बीच बीच में रहते हैं, ये कम रिपेल्ड होता है। जब लिगेंड एक्सिस से अप्रोच करेगा तो एक्सियल डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल्ड होगा और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल कम रिपेल्ड होगा। तो जो ज्यादा रिपेल्ड होते हैं उनका एनर्जी बढ़ जाता है, जो कम रिपेल्ड होते हैं उनका एनर्जी घट जाता है। और इस तरह से डी ऑर्बिटल जो 5 इन नंबर है, डी जनरेट डी ऑर्बिटल, जो इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, ये 5 डी ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के। लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करता है चारों ओर से
इट मीन्स एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, तो एक्सियल वाले ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल्ड हो जाते हैं, नॉन एक्सियल वाले कम रिपेल्ड होते हैं। तो एक्सियल वाले ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा हो जाता है और नॉन एक्सियल वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है। दो सेट में डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है और इस तरह से दो सेट में जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं, जिसमें एक्सियल वाले को हम ईजी बोलते हैं, ईजी सेट बोलते हैं उसको, और जो नॉन एक्सियल है उसे हम लोग T2G सेट बोलते हैं। T2G का एनर्जी लोअर हो जाता है, नॉन एक्सियल का एनर्जी लोअर हो जाता है और एक्सियल का एनर्जी बढ़ जाता है, उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आप देखें सेंट्रल मेटल के पास, सेंट्रल मेटल पे जब लिगेंड अप्रोच करता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से, ये 6 लिगेंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अप्रोच करते हैं, तो डी ऑर्बिटल 5 इन नंबर है, 1 2 3 4 5, सबका एनर्जी अभी सेम है, लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो इसका एनर्जी पहले तो बढ़ता है। स्फेरिकल फील्ड ऑफ लिगेंड में पहले तो इसका एनर्जी बढ़ता है और बाद में ये एनर्जी बढ़कर जो एक्सियल वाले हैं वो ज़्यादा एनर्जी में चले जाते हैं और जो नॉन एक्सियल वाले हैं वो कम एनर्जी के हो जाते हैं। इनके कम एनर्जी हो गए और एक्सियल वाले का ज़्यादा एनर्जी हो गया। एक्सियल वाला में कौन कौन है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईजी, ईजी बोलते हैं। एक्सियल वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, ईजी, इसे बोलते हैं हम लोग ईजी, और इसे क्या बोलते हैं, T2G। T2G में कौन होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो जिसका एनर्जी ज़्यादा हो गया वो ईजी है और जिसका एनर्जी कम है वो T2G है। जिसका एनर्जी ज़्यादा है वो ईजी हो गया, जिसका एनर्जी कम है वो क्या बन गया, T2G। इसको नाम देते हैं हम लोग T2G, 3-fold डीजनरेट, और इसको बोलते हैं ईजी 2-fold डीजनरेट। तो ईजी का जो एनर्जी है वह कितना ज़्यादा हो गया, इट इज़ 3/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ, और T2G का एनर्जी कितना हो गया, 2/5 टाइम्स ऑफ डेल्टा। डेल्टा ओ क्या है, दिस इज एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। T2G और EG का एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ओ कहलाता है। इस एनर्जी डिफरेंस को हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दोनों को हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब ये स्प्लिट करते हैं तो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको हम लोग डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं, या डेल्टा O एनर्जी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इनके एनर्जी जो है, EG का एनर्जी कितना ज़्यादा हो जाता है, डेल्टा O का 3/5 टाइम्स, और T2G का एनर्जी कितना कम हो जाता है, डेल्टा O इंटू 2/5। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब स्प्लिटिंग होगा तो EG इट मीन्स एक्सियल ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल का एनर्जी कम। ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपको एक्स और वाई एक्सिस के बीच में यदि इनके लोब्स हैं तो इसे DXY बोलते हैं। वाई और जेड एक्सिस के बीच में इनके लोब हैं तो आप इनको DYZ बोलते हैं, और एक्स और जेड एक्सिस के बीच में इनके लोब्स प्रेजेंट हैं तो आप इनको क्या बोलते हैं, DXZ बोलते हैं या DZX बोलते हैं। और जो एक्सियल वाले हैं उनका लोब्स देखिए यहाँ एक्सिस में मौजूद है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में मौजूद है, इसको हम लोग DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलते हैं, और जेड एक्सिस में यदि मौजूद है तो आप इसको क्या बोलते हैं, DZ स्क्वायर बोलते हैं। ये जेड एक्सिस में है, आप इसका नाम क्या रखते हैं, DZ स्क्वायर। ये दोनों एक्सियल ऑर्बिटल है, और ये तीनों जो हैं, ये 3, ये नॉन एक्सियल हैं। नॉन एक्सियल वाले कम रिपेल्ड होते हैं क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लिगेंड कहाँ से अप्रोच करता है, एक्सिस से, इसलिए एक्सियल वाले ज़्यादा रिपेल्ड हो गए तो उसका एनर्जी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और जो नॉन एक्सियल वाले हैं वो कम रिपेल्ड हुआ तो उसका एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया।
अब हम लोग बात करेंगे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स की। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट होने के बाद यदि लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसको आप एनर्जी से एक्सपोज करेंगे, इट मीन्स लाइट से एक्सपोज करेंगे, विजिबल लाइट से एक्सपोज करेंगे, तो उस लाइट का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल एब्जॉर्ब करेगा और ये जंप कर जाएगा हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल के सेट में। इट मीन्स T2g से इलेक्ट्रॉन जब Eg में जाता है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वहां एब्जॉर्ब हो जाता है और अनएब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ जो है वो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के रूप में दिखता है। विजिबल लाइट का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, विजिबल लाइट का हम एक हिस्सा कह सकते हैं, एनर्जी का एक हिस्सा, एनर्जी का एक पोर्शन, इस लाइट का पर्टिकुलर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द T2g एब्जॉर्ब कर लेता है और ये Eg में जंप कर जाता है। तो जो अनएब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है वह कोरेस्पॉन्डिंग कलर प्रोड्यूस करता है और इसी कारण से आपको कॉम्प्लेक्स की कलर ऑब्जर्व होता है। अब जैसे मान लीजिए कि टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है TiH2 3+। इस टाइटेनियम आयन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन T2g। यहाँ T2g में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, Eg अभी वैकेंट। तो T2g में जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, T2g से ये इलेक्ट्रॉन जब Eg में जंप करता है, लाइट के एब्जॉर्प्शन से लाइट का एक सर्टेन वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी तो चाहिए। इस लाइट का एक पोर्शन ही एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के डी ऑर्बिटल से, इट मीन्स T2g से Eg में चले जाते हैं। और जब T2g से Eg में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, T2g से ये इलेक्ट्रॉन जब Eg में चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप होकर कहाँ चला जाएगा? Eg में चला जाएगा। लाइट का एक पोर्शन एब्जॉर्ब किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होकर इसमें चला गया। तो जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो अब आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो अनएब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ लाइट बच गया वो उसका कलर आपको दिखेगा। तो यहाँ पर ये कलर प्रोड्यूस करता है और ये वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है। दिस विल प्रोड्यूस वायलेट कलर। ये ब्लू ग्रीन रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वायलेट कलर प्रोड्यूस करते हैं। जब ब्लू ग्रीन रीजन के वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं तो वायलेट कलर इनसे प्रोड्यूस होता है। तो TiH2 3+ आयन का कलर क्यों प्रोड्यूस होता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। 6 लिगेंड जुड़ा हुआ है, 6H2 जुड़ा हुआ है और जब 6H2 यहाँ जुड़ा हुआ है टाइटेनियम 3+ से, Ti3+ से 6H2 जुड़ा हुआ है तो ऑक्टाहेड्रल ही जुड़ा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 सेट में ये ऑर्बिटल है T2g और Eg। तो इलेक्ट्रॉन तो अभी हैं T2g में, लेकिन जब उसको आप लाइट से एक्सपोज करते हैं तो ये T2g वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके ये T2g से Eg में चला गया। और जब T2g से Eg में चला गया तो वो तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया विजिबल लाइट का वो तो नहीं दिखेगा, जो अनएब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है वो आपको कलर के रूप में दिखता है। और यही कारण है कि ये कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर के दिखता है, क्योंकि ब्लू ग्रीन रीजन में इनका जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि सभी कॉम्प्लेक्स के लिए ये एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक फिक्स वैल्यू होता है सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो सभी कॉम्प्लेक्स का अलग अलग होगा। और यही कारण है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे तो जो अनएब्जॉर्ब वेवलेंथ होगा, जो लाइट का वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो कलर के रूप में आपको दिखता है। तो ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसी तरह का स्प्लिटिंग होता है जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो लिगेंड टेट्राहेड्रली अटैच होता है सेंट्रल मेटल के साथ, और अब लिगेंड एक्सिस के बीच में से आते हैं। टेट्राहेड्रल शेप बनाने के लिए लिगेंड एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीच बीच में से आते हैं, और जब एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीच बीच में से आते हैं तो जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उसका एनर्जी बढ़ जाता है,
मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जस्ट अपोजिट स्प्लिटिंग होता है। वहां पर T2G का जो एनर्जी है वो बढ़ जाता है और Eg का एनर्जी घट जाता है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जस्ट अपोजिट स्प्लिट करता है, T2G का एनर्जी ज्यादा और Eg का एनर्जी कम, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Eg का एनर्जी ज्यादा और T2G का एनर्जी कम होता है। अब एक बात और है कि जब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से इसमें ऑक्यूपाई करेगा। मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स में 2 सेट में ऑर्बिटल है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 सेट में ऑर्बिटल है, ये 2 सेट में है T2G 3 ऑर्बिटल वाला सेट, dxy dyz और dxz, और ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं Eg और इसको क्या बोलते हैं T2G। तो अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो यहीं जाएगा लोअर एनर्जी वाले डी में, सेकंड इसमें जाएगा और थर्ड इसमें जाएगा विथ पैरेलल स्पिन। अब बात है फोर्थ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या इसमें जाएगा अनपेयर्ड या फिर यहाँ पेयरिंग करेगा। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड एनर्जी डिफरेंस ज्यादा क्रिएट कर देता है, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का प्रेजेंस हो तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के द्वारा जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो जाता है, एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है। तो पेयरिंग करने में इसको कम एनर्जी लगता है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग कर लेता है। और यही कारण है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में यहाँ इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग हो जाते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है। वहीं जब वीक लिगेंड होते हैं तो वीक लिगेंड के प्रेजेंस में यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस कम रहता है, क्योंकि वीक लिगेंड जब होगा, वीक फील्ड लिगेंड जब होगा, ये एनर्जी डिफरेंस कम क्रिएट करता है, और एनर्जी डिफरेंस कम क्रिएट होगा तो पेयरिंग करने में जो एनर्जी लगेगा उससे कम ही एनर्जी में ये इसमें चला जाएगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन तब यहाँ अनपेयर्ड चला जाएगा। और इस कंडीशन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जब वीक लिगेंड होता है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। इस बात को भी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी एजम्पशन पे बेस्ड है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी मानी हुई सारी बातें हैं, एजम्पशंस है, ये इसका ड्रॉबैक है। दूसरी बात है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत से जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान लिया गया है, और बहुत से जो नेगेटिव आयन हैं, जबकि हम पॉइंट चार्ज एज्यूम करते हैं और पॉइंट चार्ज का अट्रैक्शन के कारण कॉम्प्लेक्स बनता है ये बताते हैं, और वहाँ नेगेटिव चार्ज लिगेंड को वीक लिगेंड बताया गया, और जो न्यूट्रल लिगेंड है लाइक CO उसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड बोला गया। ये इसका क्या है, डिमेरिट है। जब हम पॉइंट चार्ज एज्यूम करते हैं लिगेंड और सेंट्रल मेटल को, और वहाँ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, तो फिर नेगेटिव चार्ज लिगेंड को वीक लिगेंड कैसे हम मान लें, और न्यूट्रल लिगेंड को हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे मान लें। इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं करता है प्रॉपरली, तो ये इसका क्या है, डिमेरिट, ड्रॉबैक्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कि जो नेगेटिव चार्ज लिगेंड हैं उसको वीक लिगेंड लाइक फ्लोराइड को, आयोडाइड को, ब्रोमाइड को, क्लोराइड को, इन सबको वीक लिगेंड एज्यूम किया गया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। और न्यूट्रल लिगेंड लाइक अमीन, लाइक H2O, लाइक CO, इन सबको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मान लिया गया है। ऐसा क्यों है भाई? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण लिगेंड और सेंट्रल मेटल जुड़ता है और इसको हम पॉइंट चार्ज एज्यूम करते हैं, तो नेगेटिव लिगेंड को स्ट्रॉन्गर होना चाहिए और न्यूट्रल लिगेंड को वीकर होना चाहिए, लेकिन इस बात का एक्सप्लेनेशन CFT इट मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको नहीं दे पाता है, तो ये इसका क्या डिमेरिट है। लेकिन बाकी बातों को जैसे कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करते हैं, वाई
कम्प्लेक्स प्रोड्यूस कलर, क्योंकि दो सेट में जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है तो लोअर एनर्जी वाले डी से जब हाई एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, तो अनएब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ जो रह जाते हैं वो कलर के रूप में दिखते हैं। इस बात को एक्सप्लेन करता है। दूसरी बातें, ये कम्प्लेक्स के जो डी ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण लो स्पिन कम्प्लेक्स और हाई स्पिन कम्प्लेक्स कहलाते हैं। डी में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाने के कारण लोअर एनर्जी के डी में जब इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग हो जाते हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम हो जाता है, स्पिन मोमेंट कम हो जाता है, आप उसको लो स्पिन कम्प्लेक्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है लोअर एनर्जी के डी में, जबकि वीक लिगेंड के प्रेजेंस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चले जाते हैं और उससे हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनता है। इन सभी बातों को ये एक्सप्लेन करता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कि कब ये लो स्पिन कम्प्लेक्स बनाएंगे और कब ये हाई स्पिन कम्प्लेक्स बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। दूसरी बात, कलर ऑफ कम्प्लेक्स क्यों होता है, इस बात को भी एक्सप्लेन करता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं बुक को पढ़ के, तो आपको यदि समझ में आ गई है तो आप दूसरे को भी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपका क्लियर हो सके। हम आप कोशिश करते हैं कि बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट केमिस्ट्री का आपके सामने रख सकें। ओके, थैंक यू।